हेलो। हाँ बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है बच्चों? स्क्रीन दिख रही है सबको? ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओके स्टूडेंट्स, सो if you remember last lecture, I have dealt with the legal consequences of admission of partner and retirement of partner. Okay, section 31 32 31 में हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर को लेकर, इनकमिंग पार्टनर को लेकर बच्चों लीगल कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े। एंड बच्चों उसके बाद हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर को लेकर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े। ओके, नाउ वी स्टार्ट विथ सेक्शन 33 एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। बच्चों मैंने लास्ट लेक्चर ही पूछा था, क्या कोई पार्टनर, क्या किसी एक पार्टनर को बाकी के पार्टनर्स जब चाहे तब पार्टनरशिप फॉर्म से एक्सपेल्ड कर सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं क्या? इज इट पॉसिबल? आई एम आस्किंग यू जस्ट अ जनरल क्वेश्चन। बच्चों सेक्शन 33 समझना है तो ये क्वेश्चन पूछना जरूरी है मेरा। व्हाट डू यू थिंक, A1 के रिमेनिंग 3 पार्टनर्स अगर जब चाहे गिरीश को निकाल सकते हैं, A1 से एक्सपेल्ड कर सकते हैं? क्या गिरीश का एक्सपल्शन पॉसिबल है? तो बच्चों इसका आंसर जो है ना, ध्यान दो, डजंट मैटर बच्चों, डोंट वरी इफ यू आर कंफ्यूज्ड। बच्चों इसका आंसर ऐसा है, अच्छा लिख रहे कोई आंसर? अच्छा ठीक। तो बच्चों इसका आंसर है कि किसी भी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से एक्सपेल्ड किया भी जा सकता है एंड नहीं भी किया जा सकता, दोनों आंसर पॉसिबल है। अब बच्चों पहला आंसर मैं बोलता हूँ, क्या पार्टनर को एक्सपेल्ड किया जा सकता है फर्म से? तो आंसर है यस, एक्सपल्शन पार्टनर का किया जा सकता है, पॉसिबल है वो। लेकिन ये एक्सपल्शन को वैलिड करने के लिए बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, इस एक्सपल्शन को वैलिड करने के लिए, इस पार्टनर के एक्सपल्शन को वैलिड करने के लिए 3 कंडीशंस गिवन अंडर सेक्शन 33 सेटिस्फाई होने चाहिए। बच्चों 3 कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। पहला कंडीशन, बच्चों ध्यान दो, बाकी पार्टनर्स को, किसी भी पार्टनर को एक्सपेल्ड करने का, एक्सपल्शन करने का पावर मिलेगा अगर ये पावर के बारे में पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो ऑलरेडी एंड इसके बारे में पार्टनरशिप डीड में लिखा हो। तो समझा बच्चों पहला पॉइंट क्या बोला मैंने? जब इन्होंने पार्टनरशिप फर्म बनाया होगा, डीड बनाया होगा कि नहीं डीड, उस डीड में इन्होंने जो भी आपस में एग्रीमेंट किया होगा वो लिखेंगे कि नहीं? एट द टाइम ऑफ फॉर्मिंग पार्टनरशिप बच्चे इनके जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा कि नहीं? तो अगर पार्टनरशिप डीड में, यस बच्चों, अगर पार्टनरशिप डीड में किसी भी पार्टनर को एक्सपेल्शन करने का पावर बाकी पार्टनर्स को रहेगा, ऐसा अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ऐसा अगर क्लॉज पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए। ओके बच्चों, इसका मतलब पावर ऑफ एक्सपल्शन मस्ट हैव एग्जिस्टेड इन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स। बरोबर है, ये पार्टनर्स ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके पहले से डिसाइड करना चाहिए, ये पहला कंडीशन है। एंड उसके बारे में पार्टनरशिप डीड में लिखना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि बच्चों किसी भी पार्टनर को निकालने का, एक्सपल्शन करने का, बच्चों ये जो पावर है, दैट पावर मस्ट बी एक्सरसाइज्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स। क्या कहा बच्चों मैंने? मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स। यू टेल मी, A1 में 4 पार्टनर्स हैं, गिरीश को निकालना है तो इसके लिए 2 पार्टनर्स रेडी हैं, एक पार्टनर रेडी नहीं है। चलो आंसर दो, क्या ये एक्सपल्शन होगा?
क्या ये एक्सपल्शन वैलिड होगा? देवांशु नो क्यों लिखा आपने? देवांशु नो क्यों लिखा? मैंने कहा 4 पार्टनर्स में से मान लो गिरीश को निकालना है, 3 पार्टनर्स के पास डिसीजन लेने का पावर है। एक ने कहा गिरीश को नहीं निकाला जाएगा, बाकी 2 ने कहा गिरीश को निकालने का। तो डोंट यू थिंक द डिसीजन वाज टेकन बाय मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स? डोंट यू थिंक डिसीजन वाज टेकन बाय मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स? ऊपर से पार्टनर को एक्सपेल्ड किया जा सकता है, ऐसा ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट था कि नहीं वो लोग के बीच में? ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड में ये क्लॉज था एंड मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स ने डिसीजन लेना चाहिए। ये पावर मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स ने एक्सरसाइज करनी चाहिए। एंड तीसरा सबसे बड़ा एंड इम्पोर्टेंट कंडीशन, बच्चों एकदम अलर्ट हो जाओ, तीसरा एंड सबसे बड़ा कंडीशन ये है कि मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर जब ये पावर एक्सरसाइज करते हैं ना किसी पार्टनर को निकालने का, ये जब भी मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स ये पावर एक्सरसाइज करेंगे, ये पावर उन्होंने गुड फेथ में एक्सरसाइज करनी है। बच्चों टाइप करो, क्या वर्ड बोला मैंने तीसरे कंडीशन में? द मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स मस्ट एक्सरसाइज दिस पावर इन गुड फेथ। गुड फेथ, बरोबर है बच्चों? अच्छी भावनाओं के साथ ये डिसीजन लेना है उनको। राइट टू अंडरस्टैंड, कोई पर्सनल ग्रज नहीं होना चाहिए। बच्चों जब हम कहते हैं ना कि मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर ने डिसीजन लिया गुड फेथ में, तो बच्चों पार्टनर्स हैव टेकन द डिसीजन इन गुड फेथ, ये आपको कैसे पता चलेगा कि पार्टनर्स लोगों ने डिसीजन गुड फेथ में लिया? तो बच्चों गुड फेथ को प्रूव करने के लिए बच्चों 3 कंडीशन और हैं जो सिर्फ प्रूव करता है कि गुड फेथ, पार्टनर्स ने डिसीजन गुड फेथ में लिया। बच्चों ये कैसे पता चलेगा? तो 3 कंडीशन क्या है इसके लिए? पहला बच्चों, किसी भी पार्टनर को निकालने के पीछे इंटेंशन ये होना चाहिए कि पार्टनर को निकालने का रीजन है बच्चों पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को बचाना। यानी पार्टनर को जो एक्सपल्शन हुआ है दैट मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के भलाई के लिए उसको निकालना चाहिए। बराबर है? किसी एक पार्टनर की भलाई के लिए नहीं, पार्टनरशिप का इंटरेस्ट सेफगार्ड करने के लिए हमने पार्टनर को निकाला। दूसरा, जिस पार्टनर को आप निकाल रहे हो, एक्सपेल्ड कर रहे हो, उसे एक प्रॉपर नोटिस देकर निकालो। आर यू गेटिंग द स्टूडेंट? गुड फेथ का मतलब समझ रहे हो? पहली बात तो एक्सपल्शन पार्टनरशिप को माइंड में रखते हुए आपको लेना है डिसीजन। दूसरा, जिस पार्टनर को आप निकाल रहे हो उसको एक प्रॉपरली नोटिस सर्व करो, उसको नोटिस दो कि हम आपको निकाल रहे हैं एंड रीजन ये है निकालने का। एंड तीसरी सबसे बड़ी बात, जिस पार्टनर को आप निकाल रहे हो उस पार्टनर को यू हैव टू गिव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। व्हाट डू यू मीन बाय रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड? अगर 3 पार्टनर्स A1 के गिरीश को निकाल रहे हैं तो गिरीश को भी अपनी बात रखने का पूरा मौका दो। हेलो बच्चों, हिंदी समझ में आ रहा है? जिस पार्टनर को आप निकाल रहे हो उससे भी अपनी बात रखने का पूरा मौका दो, उसकी भी बात पूरी सुनो, उसके बाद ही डिसीजन लो। बच्चों गुड फेथ का मतलब समझा? मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स ने गुड फेथ में डिसीजन लेना है। हेलो, डिसीजन गुड फेथ में लिया, ये कैसे पता चलेगा? तो आपके स्क्रीन पे वो 3 कंडीशन दिख रहे हैं, देखो बॉक्सेस में। हेलो बच्चा, आवाज आ रही है? हेलो, ओके। तो बच्चों गुड फेथ में डिसीजन लिया, ये कैसे पता चलेगा? पहला बच्चों, किसी पार्टनर का एक्सपल्शन जो हुआ है दैट मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के एग्जिस्टेंस के लिए
पार्टनरशिप के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए एक्सपल्शन होना चाहिए। दूसरा, जिस पार्टनर को आप एक्सपेल्ड कर रहे हो, निकाल रहे हो, उसको नोटिस सर्व करो, नोटिस दे के निकालो। एंड तीसरी बात बच्चों, जिस पार्टनर को आप एक्सपेल्ड कर रहे हो, बरोबर है बच्चों, उसको भी एक मौका दो उसकी बात रखने का। गिव हिम अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अगर आप ये 3 स्टेप्स फॉलो करते हो, अगर रिमेनिंग पार्टनर्स ये 3 स्टेप फॉलो करते हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स ने पार्टनर को एक्सपेल करने का डिसीजन जो है वो गुड फेथ में लिया है। बच्चों मुझे ये बताओ, इफ द डिसीजन इज नॉट टेकन इन गुड फेथ, ध्यान से सुना क्वेश्चन, अगर पार्टनर्स ने डिसीजन गुड फेथ में नहीं लिया तो क्या पार्टनर का एक्सपल्शन जायज होगा, वैलिड होगा? ऑफ कोर्स नो बच्चों, नो, यू आर राइट, उसका एक्सपल्शन नल एंड वॉइड हो जाएगा। मतलब उस एक्सपल्शन का कोई लीगल एंटिटी महत्व नहीं रहेगा, सॉरी एंटिटी नहीं, कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। इज दैट ओके विद एवरीवन? बच्चों मैं एक एग्जांपल देता हूँ, शायद आगे है वो। बच्चों देखो अपना A1 का एग्जांपल मैं बहुत जगह यूज कर रहा हूँ, तो आपको शायद समझ में आ जाए। बच्चों मान लो दोषी सर, डिसा सर, राहुल सर एंड गिरीश, मैं, हम चारों पार्टनर्स हैं A1 के। 5-10 साल से पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, A1 क्लासेस। बच्चों एक दिन क्या हुआ, राहुल सर की वाइफ एंड गिरीश सर की वाइफ दोनों ने पार्टी में खतरनाक झगड़ा कर लिया, धमाल मारा मारी। आपको समझा? राहुल सर की वाइफ एंड गिरीश सर की वाइफ ने पार्टी में झगड़ा कर लिया। अब बच्चों झगड़ा वाइफ लोगों ने किया, ध्यान दो, एंड 2-3 दिन बाद मेरा एंड राहुल सर का झगड़ा हो गया A1 के ऑफिस में इसी बात को लेकर। तो राहुल सर ने मेरे ऊपर मतलब खुन्नस निकाला, एंड राहुल सर ने जोशी सर, डिसा सर एंड राहुल सर तीनों ने मिलकर गिरीश पार्टनर को A1 से निकाल दिया। क्यों निकाला मालूम है बच्चों आपको? पहली बात, एक्सपल्शन करने का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड में है। तीनों ने डिसीजन लिया बच्चों ने, मेजॉरिटी ने डिसीजन लिया। 2 कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताओ, बीवियों ने झगड़ा किया एंड वो कारण से बाकी पार्टनर्स ने मुझे निकाल दिया। आपको लगता है हैव दे, उन्होंने क्या ये डिसीजन गुड फेथ में लिया? राहुल सर, दोषी सर, डिसा सर ने क्या ये डिसीजन गुड फेथ में लिया है? नहीं बच्चों, ये डिसीजन इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ये तो पर्सनल गुस्सा निकाल रहा है कोई पार्टनर, है कि नहीं? डू यू एग्री विथ मी? बच्चों पर्सनल एनिमिटी हो रही है, इसका पार्टनरशिप फॉर्म से कोई मतलब नहीं बच्चे। झगड़ा बीवियों ने किया एंड मैटर A1 तक पहुंच गया। गलत है कि नहीं आपको लगता है? तो क्या लगता है गिरीश का जो एक्सपल्शन है वो वैलिड है कि इनवैलिड है, वॉइड है? सॉरी, वैलिड है कि वॉइड है? वॉइड है बच्चों। यहाँ पार्टनर गिरीश जाकर कोर्ट में चैलेंज करेगा इसको, एंड बच्चों कोर्ट वापस A1 को बोलेगा गिरीश को वापस पार्टनर के तौर पर लो, क्योंकि आपका डिसीजन गुड फेथ में नहीं था। You have not taken the decision in good faith. Your decision was not in the interest of partnership. आपने गिरीश को निकालते समय उसको नोटिस सर्व नहीं किया। सबसे बड़ी बात, गिरीश का बिना सुने आपने उसको निकाल दिया। That means majority of partners have not exercised their power in good faith. And since decision is not taken in good faith, बच्चों expulsion becomes null and void. तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट। जरा यस नो में जवाब दे दो बच्चों, क्या सेक्शन 33 की पूरी आइडिया समझ में आ गई? आर यू श्योर? बच्चों लिखने को आ सकता है एग्जाम में सेक्शन 33, इट इज वेरी वेरी इजी। आई रिपीट, इट इज वेरी वेरी इजी। अब बच्चों मैं थोड़ा थियरी रीड करके आपको वहां जो कुछ और टेक्निकल पॉइंट्स है बच्चों उसको क्लियर करने का कोशिश करता हूँ। जरा नोट्स पे ध्यान दो सभी लोग।
सेक्शन 33 का सबसेक्शन 1 पढ़ रहा हूं मैं। अ पार्टनर में नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम फर्म बाय एनी मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स सेव नहीं बच्चों, सेव की जगह एक्सेप्ट लिखना है बच्चों। सेव की जगह क्या लिखना है बच्चों? टाइपिंग मिस्टेक है। आपकी बुक में है क्या सेव वर्ड? आपके नोट्स में है सेव वर्ड? जैसे आपको यही नोट्स दिख रहा है ना आपको? नहीं, मैं बुक की बात कर रहा हूँ। बुक वगैरह है आपके पास? उसमें क्या वर्ड है देख लेना बच्चों। तो बच्चों ये सेव की जगह क्या वर्ड डालेंगे आप लोग? ये टाइपिंग मिस्टेक है। सेव की जगह आप क्या वर्ड डालेंगे? पहले भी एक जगह मिस्टेक हुआ था जहाँ एक्सेप्ट वर्ड चाहिए था लेकिन सेव वर्ड आ गया था। ओके, हाँ चलो देखो। पार्टनर में नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द फर्म by any majority of partners except in the exercise of good faith of powers conferred by the contract between partners। यानी बच्चों पॉइंट नंबर 1 में उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि पार्टनर को तब तक आप एक्सपेल्ड नहीं कर सकते पार्टनरशिप फर्म से। बच्चों मतलब सुनो, किसी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से तब तक आप एक्सपेल्ड नहीं कर सकते जब तक एक्सपेल्शन करने का डिसीजन मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स न ले। ये डिसीजन वो गुड फेथ में लेना है। एंड तीसरा बच्चे एक्सपेल्शन करने का कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में हुआ। फ्यूचर में किसी को भी हम एक्सपेल्शन कर सकते हैं, इसका एग्रीमेंट उनके बीच में हुआ तो ही बच्चों पार्टनर को एक्सपेल्ड किया जा सकता है, अदरवाइज पार्टनर को एक्सपेल्ड नहीं किया जा सकता। नीचे आप एनालिसिस सेक्शन 33 पढ़ेंगे ना, तीनों कंडीशन वापस से देखो। बट उसके पहले बच्चों पॉइंट नंबर 2 नजर आ रहा है सबको? एनालिसिस ऑफ सेक्शन 33 के पहले हेलो, पॉइंट नंबर 2 नजर आ रहा है सबको? हाँ बच्चों उसको पढ़ते हैं। बच्चों ये आपको यही मेन समझने के लिए एक्चुअली मैं रीड कर रहा हूँ, बाकी तो मैं क्लियर कर ही चुका था आपको। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा है देखो बच्चों। द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, 3, 4 ऑफ सेक्शन 32। जरा टाइप करो सेक्शन 32 किसके बारे में था? The provision of subsection 2, 3 and 4 of section 32 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर को लेकर है बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड। The provision of subsection 2, 3 and 4 of section 32 shall apply to an expelled partner as if he were retired partner। यानी बच्चों हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में याद है आपको 2, 3, 4 4 पॉइंट्स थे, उसमें 2, 3, 4 जो भी हमने रूल्स रेगुलेशंस पढ़े रिटायर्ड पार्टनर के लिए, सेम टू सेम रूल विल बी एप्लीकेबल टू, टाइप करो, वही सेम टू सेम रूल वापस किसको एप्लीकेबल होंगे? एक्सपेल्ड पार्टनर को, एज इफ ही इज अ रिटायर्ड पार्टनर। डोंट यू थिंक सो? यानी वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों। रिटायरमेंट का सब सेक्शन 2, 3 and 4, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का सब सेक्शन 2, 3, 4 में जो हमने कल पढ़ा ना बच्चों, लास्ट लेक्चर जो हमने लीगल कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ा, वो सेम टू सेम लीगल कॉन्सिक्वेंस बच्चों एक्सपेल्ड पार्टनर के लिए भी लागू हो जाएगा। इसका मतलब एक्सपेल्ड पार्टनर को भी लीगल नोटिस देनी पड़ेगी, पब्लिक नोटिस देनी पड़ेगी। याद करो, चाहे वो दे चाहे बाकी पार्टनर्स दे, पब्लिक नोटिस देना कंपलसरी है, बराबर है। अगर बच्चों एक्सपेल्ड पार्टनर एक्टिव पार्टनर है था तो उसको एक्सपल्शन का पब्लिक नोटिस देना जरूरी है। पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो एक्सपेल्ड पार्टनर की जिम्मेदारी कंटिन्यू रहेगी। बच्चों पूरी स्टोरी वही, सिर्फ रिटायर्ड पार्टनर की जगह हमें क्या लिखना है वर्ड? अब बोलो, रिटायर्ड पार्टनर की जगह हमें क्या वर्ड लिखना है? एक्सपेल्ड पार्टनर। एंड पूरा कंडीशन रिमेन्स वन एंड द सेम। अब बच्चों मैं सेक्शन 33 के दोनों पॉइंट्स पढ़ाने के बाद अब मैं एनालिसिस पढ़ता हूँ बच्चों, एंड फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। देखो एनालिसिस ऑफ सेक्शन 33।
द पावर ऑफ एक्सपल्शन, बच्चे एक्सपल्शन करने की जो पावर है मस्ट हैव एग्जिस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स, यानी हम फ्यूचर में किसी भी पार्टनर को एक्सपल्शन कर सकते हैं, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर्स के बीच में पहले से ही होना चाहिए एंड पार्टनरशिप डीड में उसका क्लॉज लिखना चाहिए। दूसरा, बच्चे एक्सपल्शन करने का ये जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ये डिसीजन मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स ने लेना पड़ेगा। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द डिसीजन मस्ट बी टेकन बाय मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स। एंड तीसरा, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर जो डिसीजन लेंगे दैट मस्ट बी एक्सरसाइज्ड इन गुड फेथ। फिर बच्चों ये तीनों कंडीशन देखो क्या लिखा है आगे, इफ ऑल दीज कंडीशंस आर नॉट प्रेजेंट, if all these conditions are not present, the expulsion is not deemed to be bona fide interest of business of the firm। बच्चा अगर ये ऊपर के दिए गए 3 कंडीशन सेटिस्फाई पढ़ाई नहीं के लिए होते, मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी कंडीशन का साथी। सेटिस्फाई नहीं होते तो इसका मतलब द डिसीजन ऑफ एक्सपल्शन, द डिसीजन ऑफ एक्सपल्शन is assumed to be wrong decision taken by the partners and it is not in the interest of the partnership from business। ऐसा assumption किया जाएगा कि ये जो expulsion का decision है that is not in the interest of business of the firm। फिर बच्चों उन्होंने वो जो गुड फेथ वाला पॉइंट है कि नहीं, उसको क्या एक्सप्लेन किया देखो, उसके लिए क्या एक्सप्लेनेशन है देखो बच्चों इनका। The test of good faith as required under section 33 subsection 1 includes 3 things। बच्चों कब हम कहेंगे कि majority of partners have taken decision in good faith? When we say the decision was taken by the partner in good faith, तो बच्चों अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हुए तो पहला पढ़ो, the expulsion must be in the interest of partnership business। बच्चों आप जो भी एक्सपल्शन का डिसीजन लेते हो वो पर्सनल एनिमिटी नहीं होनी चाहिए, आपने उसको इसलिए निकाला ताकि आपका पार्टनरशिप का बिजनेस आगे चल सके, वो डिस्टर्ब ना हो। तो ओवरऑल पार्टनरशिप के इंटरेस्ट को माइंड में रखते हुए बच्चों एक्सपल्शन किया गया। A1 को माइंड में रखते हुए गिरीश को निकाला गया। तीसरा, द पार्टनर टू बी एक्सपेल्ड इज सर्व्ड विथ नोटिस। आप जिस पार्टनर को निकाल रहे हो उसको निकालने की नोटिस दे दो, बराबर, वेल इन एडवांस नोटिस उसको दो। एंड तीसरा, जिस पार्टनर को आप निकाल रहे हो उसे भी पूरा मौका दो उसकी बात रखने का, उसकी बात सुनने का। गिव हिम अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अगर बच्चों मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स एक्सपल्शन का डिसीजन अगर ये 3 पॉइंट्स को लेकर करते हैं तो इसका मतलब दे आर टेकिंग द डिसीजन इन गुड फेथ। उन्होंने डिसीजन गुड फेथ में लिया, ऐसा अजम्पशन किया जाएगा। एंड अगर बच्चों डिसीजन गुड फेथ में नहीं लिया है तो पार्टनर का एक्सपल्शन नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में लिखा भी है देखो, इफ पार्टनर इज अदरवाइज एक्सपेल्ड। अदरवाइज एक्सपेल्ड मतलब अगर पार्टनर ऊपर दिए गए कंडीशंस को बिना सेटिस्फाई किए गए अगर निकालते हैं तो पार्टनर का एक्सपल्शन गलत।
लॉ के नजरों में पार्टनर का एक्सपल्शन का कोई लीगल महत्व नहीं रहेगा. द एक्सपल्शन इज नल एंड वॉइड. बच्चों उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ. इट मे बी नोटेड दैट अंडर द एक्ट the expulsion of partner does not necessarily result in the dissolution of the firm. बच्चों मुझे एक बताओ, किसी पार्टनर को एक्सपेल्ड कर देना, हेलो, किसी पार्टनर को एक्सपेल्ड कर देना, क्या इट रिजल्ट्स इनटू कंपल्सरी डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म? क्या लगता है आपको, किसी पार्टनर को एक्सपेल्ड कर देना, क्या इट रिजल्ट्स इनटू डिसोल्यूशन ऑफ फर्म? द आंसर इज नो. बरोबर है. कभी भी ऐसा एजम्पशन मत करो. लिखा भी देखो, it may be noted that under the act the expulsion of partners does not necessarily result in dissolution of the firm. The invalid expulsion of partner does not put an end to partnership even if partnership is at will and it will be deemed to continue as before. बच्चों मुझे ये बताओ, अगर किसी पार्टनर का इनवैलिड एक्सपल्शन होता है, गलत तरीके से एक्सपल्शन होता है, तो क्या वो पार्टनरशिप फर्म खत्म कर देगा? क्या पार्टनरशिप फर्म खत्म कर देगा क्या? आंसर इज नो. बच्चों किसी भी पार्टनर का इनवैलिड एक्सपल्शन डज नॉट ब्रिंग पार्टनरशिप बिजनेस टू एन एंड. कभी भी पार्टनरशिप बिजनेस खत्म हो जाएगा ऐसा कभी नहीं. इवन पार्टनरशिप इज एट विल है तो भी बच्चों ये पार्टनरशिप को एंड नहीं करता है. ये पहले जैसे चल रहा था वैसे ही आगे चलेगा. यानी बच्चों लास्ट पैराग्राफ वो लोग दोनों चीज बता रहे हैं. किसी पार्टनर का अगर एक्सपल्शन हो भी जाता है सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करके, तो जरूरी नहीं है कि उसका एक्सपल्शन फर्म को डिसॉल्व कर दे. एंड दूसरा बात वो क्या कह रहे हैं, किसी पार्टनर का गलत तरीके से एक्सपल्शन हुआ है तो फिर सवाल ही नहीं है पार्टनरशिप फर्म को बंद करने का, भले ही पार्टनरशिप एज एट विल क्यों ना हो. पार्टनरशिप वैसे ही चलेगी जैसे पहले चल रहा है. अब बच्चों मैं एक काम देता हूं आपको, एक एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल के बाद बच्चों वापस उस एग्जाम्पल का ऑपरेशन किया है उन्होंने. एंड बच्चों जो मैंने ऊपर पढ़ाया वही सब कुछ ऊपर वापस लिखा है. तो एक बार रीड करते हैं इसको. देखो मैंने आई थिंक एग्जाम्पल कवर किया ही. ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म. बच्चों एग्जाम्पल पढ़ रहा हूँ, ध्यान दो. A, B and C are partners in partnership firm. They were carrying their business successfully for the past several years. बच्चों बहुत सालों से अच्छे से बिजनेस कर भी रहे हैं वो लोग, तीनों पार्टनर A, B and C. फिर बच्चों क्या लिखा है, spouses of A and B. बच्चों do you know what is spouse? Hello. Spouses of A and B fought in ladies club on their personal issue. स्पाउसेस मतलब ए एंड बी की जो बीवियां थी ना बच्चों, वाइफ, ए की वाइफ एंड बी की वाइफ, ये दोनों ने किसी लेडीज क्लब में बच्चों आपस में खतरनाक मारामारी की. स्पाउसेस ऑफ ए एंड बी फॉट इन लेडीज क्लब ऑन देयर पर्सनल इशू एंड एज वाइफ वाज हर्ट बैडली. लगता है ए की वाइफ को खतरनाक फटके पड़े, बराबर है, वो शी वाज बैडली हर्ट. तो बीवी को बहुत ज्यादा मार पड़ी, ये देखकर पार्टनर ए को बहुत गुस्सा आया. आगे देखो क्या लिखा है, ए गॉट एंग्री ऑन द इंसिडेंट एंड ही कन्विंस्ड सी. कन्विंस्ड सी मतलब क्या, ए ने सी को बच्चों विश्वास में लेते हुए ए एंड सी ने मिलकर किसको निकाल दिया होगा, बोलो जल्दी. ए कन्विंस्ड सी एंड ए ने सी को कन्विंस करके किसका एक्सपल्शन किया होगा, दोनों ने मिलके बी का. बच्चों वही हुआ देखो, ए गॉट एंग्री ऑन द इंसिडेंट एंड ही कन्विंस्ड सी टू एक्सपेल बी फ्रॉम देयर पार्टनरशिप फर्म.
क्योंकि बच्चों दो लोगों ने डिसीजन लिया है, मतलब मेजॉरिटी डिसीजन हो गया। बी वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी नोटिस फ्रॉम ए एंड सी। बच्चों क्या बी को कोई नोटिस सर्व की गई थी क्या एक्सपल्शन की? क्या मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स ने उनको कोई नोटिस सर्व की? क्या उनकी बात सुनी? क्या उनको अपनी बात रखने का मौका दिया? नहीं। एंड सबसे बड़ी बात, बीवीओ ने झगड़ा किया एंड ए ने बी को निकाल दिया। आपको लगता है इज इट इन द पार्टनरशिप इंटरेस्ट? क्या ये पार्टनरशिप के भलाई के लिए कुछ किया क्या इन्होंने? द ऑफ कोर्स आंसर इज नो। तो बच्चों ओवरऑल क्या लगता है आपको इस केस में क्या नहीं हुआ है? बच्चों मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर ने डिसीजन लिया है, ये बात सही है। पार्टनरशिप को पार्टनर को एक्सपेल करने का प्रोविजन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन इसमें सबसे गलत बात क्या हुई है कोई बताएगा? ए एंड सी ने डिसीजन, चलो मैंने आधा बोल दिया, ए एंड सी ने डिसीजन गुड फेथ में नहीं लिया है। वेरी गुड। द डिसीजन वाज नॉट एट ऑल टेकन इन गुड फेथ। तो व्हाट डू यू थिंक बच्चों? कंसीडरिंग द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अब आपसे सवाल क्या पूछा है? कंसीडरिंग द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 स्टेट वेदर दे कैन एक्सपेल पार्टनर फ्रॉम द फर्म। आप बताइए क्या ए एंड सी मिलकर पार्टनर बी को एक्सपेल्ड कर सकते हैं इस केस में? इज इट पॉसिबल? द आंसर इज नॉट पॉसिबल। एंड बच्चों उसके बाद उन्होंने जो रीजन दिया है वो रीजन मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर पढ़ाया है, एंड आप में से बहुत बच्चों ने वो रीजन भी मुझे बताया कि डिसीजन वाज नॉट टेकन इन गुड फेथ। तो बच्चों लास्ट में बताओ, आंसर दो, क्या बी का एक्सपल्शन वैलिड या नल एंड वॉइड? फाइनली बी का एक्सपल्शन वैलिड या नल एंड वॉइड? आंसर इज नल एंड वॉइड। तो बच्चे बाकी का आप पढ़ लेना क्योंकि ऊपर का ही थ्योरी है, सेम थ्योरी है। सिर्फ लास्ट का 3 लाइन पढ़ता हूं मैं बच्चों, चलेगा? लास्ट का 3 लाइन पढ़ता हूं, ऊपर का बच्चों सेम थिंग है। देखो फर्स्ट से पढ़ता हूं मैं, चलेगा? Thus, according to the test of good faith as required under section 33 subsection 1, expulsion of partner B is not valid. बच्चों आपको समझा मैंने कहां से पढ़ने को चालू किया? बीच की थ्योरी मैंने क्यों स्किप कर दी? क्योंकि ऊपर जो पढ़ा था वही था बच्चों, सेम टू सेम। हेलो, सेम टू सेम था, इसलिए वापस रिपीट नहीं किया, डायरेक्टली कंक्लूजन पढ़ रहे हैं। Thus, according to the test of good faith as required under section 33 subsection 1, expulsion of partner B is not valid. यहाँ खत्म हो गया। एंड जाते थे बच्चों उन्होंने सेक्शन 32 का सबसेक्शन 2, 3 एंड 4 का एक बार वापस याद दिलाया कि जो 3 रूल्स रिटायर्ड पार्टनर को एप्लीकेबल थे वही रूल एक्सपेल्ड पार्टनर को भी लागू हो जाएंगे। ऐसा जाते जाते उन्होंने लास्ट के 2 लाइन में बताया। इन दिस कंटेक्स्ट you should also remember that provisions of section 32 subsection 2, 3 and 4 which we have just discussed will be equally applicable to an expelled partner as if he was retired partner. बच्चों लास्ट लेक्चर याद है मैंने रिटायरमेंट के कुछ रूल्स पढ़ाए थे, 4, 1, 2, 3, 4, उसमें से 2, 3, 4 की बात हो रही है। हेलो बच्चों, जो रूल रिटायर्ड पार्टनर के लिए था वही रूल एक्सपेल्ड पार्टनर के लिए भी है। ये लाइन समझा सबको? एक्सपेल्ड पार्टनर को वैसे ही ट्रीट करो एज इफ ही इज रिटायर्ड पार्टनर। एक्सपेल्ड पार्टनर को वैसे ही ट्रीट करो एज इफ ही इज रिटायर्ड पार्टनर। बच्चे चलो मैं एक सवाल पूछता हूँ, आंसर देना। अगर किसी पार्टनर को एक्सपेल्ड कर दिया एंड वो पार्टनर जिसको एक्सपेल्ड कर दिया अगर वो स्लीपिंग पार्टनर था, जिस पार्टनर को एक्सपेल्ड किया गया अगर वो स्लीपिंग पार्टनर है, तो बताओ क्या ये पब्लिक नोटिस देना जरूरी है इसके लिए एक्सपल्शन का?
क्या एक्सपल्शन की पब्लिक नोटिस देनी जरूरी है? नहीं। क्या ये पार्टनर जिसको एक्सपेल्ड किया, क्या ये लायबल होगा फॉर एनी एक्ट्स ऑफ द फर्म इन रिलेशन टू थर्ड पार्टी? आंसर इज नो. इवन पब्लिक नोटिस इज नॉट गिवन. इवन पब्लिक नोटिस इज नॉट गिवन क्योंकि थर्ड पार्टी क्रेडिटर को पता ही नहीं है ना कि मैं इसके साथ डील कर रहा था, इसके साथ मैं डील कर रहा था, वो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर था, उसको पता ही नहीं. यानी बच्चों जो रूल्स रिटायर्ड पार्टनर के लिए एप्लीकेबल हैं वही रूल एक्सपेल्ड पार्टनर के लिए भी एप्लीकेबल है. चलो, आई थिंक विद दिस वी हैव कंप्लीटेड सेक्शन 33 आल्सो एंड आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है. बच्चों नेक्स्ट हेडिंग क्या दिख रही है, जरा टाइप करो पहला वर्ड. सेक्शन 34 का नेक्स्ट हेडिंग इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर. बच्चों मैं ऐसे ही पहले जनरली बात करता हूँ आपसे, आप नोट्स पे ध्यान मत दो, पहले मैं जनरली बात करता हूँ. बच्चों मान लो कि A1 में एक पार्टनर, मान लो राहुल सर इंसॉल्वेंट हो गए. अब बच्चों वो इंसॉल्वेंट हैं, ये क्या बाकी पार्टनर्स डिसाइड करेंगे कि कोर्ट डिसाइड करेगा? राहुल सर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, ये कौन एडजस्ट करेगा? मतलब ये जजमेंट कौन पास करेगा? कोर्ट पास करेगा ना बच्चों. आप और मैं, हम लोग को पावर नहीं है किसी को दिवालिया घोषित करने, किसी को बैंकरप्ट मैं कैसे घोषित कर दूं? पॉसिबल है क्या? कल को मैं बोलूंगा बोल दूंगा जैसे कि प्रियांशु आप इंसॉल्वेंट, तो कोई मान लेगा क्या? अगर मैं अपनी तरफ से डिक्लेयर कर दूं प्रियांशु आप इंसॉल्वेंट हो गए हो, तो कोई मानेगा मेरी बात को? प्रियांशु उल्टा हंसेगा मेरे ऊपर से, फैमिली वाले हंसेंगे, अरे ये गिरीश होता कौन है मुझे इंसॉल्वेंट बोलने के लिए. लेकिन बच्चों वही अगर कोर्ट डिक्लेयर कर दे, कोर्ट प्रियांशु को एडजस्ट कर ले कि प्रियांशु आपकी माली हालत ठीक नहीं है, फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं है, आपकी जब तक फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं हो जाती तब तक आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाता है. तब बच्चों प्रियांशु इज एक्चुअली डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट. मीनिंग समझ में आया बच्चों? इंसॉल्वेंसी कैसे डिक्लेयर होती है, कौन एडजस्ट करता है इंसॉल्वेंसी? कोर्ट. याद रखना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज आपके लिए. तो बच्चों मुझे ये बताओ, मैं एक पर्टिकुलर डेट बोलता हूँ, डेट. बच्चों ऐसा बस सोचो कि 1 जनवरी 2020 को कोर्ट ने राहुल सर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया. कौन से डेट को बच्चों? डेट टाइप करो. हाँ, अब सुनो, 1 जनवरी. ठीक. अब मुझे बताओ 1 जनवरी एंड उसके बाद फर्म के किसी भी एक्ट के लिए क्या राहुल सर जिम्मेदार होंगे? ठीक से सुन के आंसर देना. 1 जनवरी के बाद फर्म के किसी भी एक्ट के लिए क्या राहुल सर जिम्मेदार होंगे? नहीं. दूसरा प्रश्न सुनो, 1 जनवरी एंड उसके बाद राहुल सर के किसी एक्ट के लिए फर्म जिम्मेदार होगा? रिवर्स पूछा, देखो, राहुल सर की किसी एक्ट के लिए क्या फर्म जिम्मेदार होगा? अगेन आंसर इज नो. कुछ समझा बच्चों क्या बताना चाहता हूँ शुरुआत में? हेलो, पढ़ने से पहले मैं क्या बताना चाहता हूँ, क्लियर हुआ बच्चों? अगर जिस दिन पार्टनर डिक्लेयर होता है तो उस दिन एंड उसके बाद उसके किसी भी एक्ट के लिए फर्म जिम्मेदार नहीं एंड फर्म के एक्ट के लिए वो भी जिम्मेदार नहीं. मैटर खत्म. ओके चलो, अभी मैं इसका एनालिसिस पढ़ के, सॉरी लॉ पढ़ के दोनों पॉइंट्स, फिर एनालिसिस पर जाता हूँ. बच्चे एक और सवाल, किसी पार्टनर का इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाना क्या नेसेसरली इट रिजल्ट्स इनटू डिसोल्यूशन ऑफ फर्म? अगेन माय क्वेश्चन जो ऊपर मैंने पूछा था एक्सपल्शन में, किसी पार्टनर का इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाना क्या वो फर्म को डिसॉल्व करने के लिए काफी है? आंसर बच्चों डिपेंड्स, सिचुएशन टू सिचुएशन. बरोबर है?
I said it depends, सिचुएशन टू सिचुएशन। कभी किसी पार्टनर को अगर एडजस्ट किया जाता है एज इंसॉल्वेंट, तो एज अ पार्टनर उसका रोल उसी दिन से खत्म हो जाता है, एंड फिर उसके बाद फर्म बाकी पार्टनर चलाए या नहीं चलाए, बाकी पार्टनर्स का डिसीजन। बाकी पार्टनर्स बोलते हैं हम चलाएंगे, तो फर्म डिसॉल्व नहीं होगा। बाकी पार्टनर्स बोलेंगे नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, तो फर्म डिसॉल्व भी हो जाएगा। दोनों चांसेस है बच्चे। इसलिए जब मैं सेक्शन 34 शुरू करूंगा तो क्या पढ़ा रहा हूं देखो। 1, where partner in a firm is adjudicated as insolvent। बच्चों जब किसी फर्म का पार्टनर को कोर्ट डिक्लेयर करता है एज एन इंसॉल्वेंट, he ceases to be a partner on the date। बच्चों he ceases to be a partner on the date, मतलब एज अ पार्टनर उसका रोल पार्टनरशिप से फर्म से खत्म जिस दिन उसको ये इंसॉल्वेंट डिक्लेयर